रिजवी जी मुंबई से हैं। इन्होंने 2008 में भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी क्रैक किया और इस समय सारा रिजवी जी एज ए डीआईजी इन जेएंडके पुलिस कार्यरत हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सारा रिजवी मैम के लिए। शबो रोजो माहो साल कहाँ ऐसे आसान नहीं लहू माहो साल कहाँ। सब कहते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में ही अरबी, फारसी और पश्तो में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं खुद इस बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं, क्योंकि मेरी तालीम तो मेरी अम्मी की कोख से शुरू हो चुकी थी, जब उन्होंने मेरा ख्वाब देखा। ख्वाब देखना कितना खूबसूरत होता है, कितना दिलकश आलम होता है जब हम अपने ख्वाबों में टहल रहे होते हैं। हकीकत से बहुत मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था शायद, हकीकत से बहुत। शुरुआत अम्मी की तालीम से हुई और उसके बाद जहां से जो मिला पूरी ईमानदारी से उसे अपनाने की जद्दोजहद। मेरा निकाह 13 साल की उम्र में ही तय कर दिया, और इसमें मुझे लगता है कि मेरे घर वालों की कोई साजिश थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, पूत के हाव भाव। 13 साल की उम्र में ही एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी गई। दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर किया गया और मुझे जिंदान में डाल दिया गया। एक घर याद आया, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर आए, और अगर ना आए तो क्या मजाल कि कोई तुमको बुला सके। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है। अर्ज करता हूं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। पेशवा है। अब शायर का कमाल ये है कि फिरदौसी हो जाए, और फकीर की इंतहा ये है कि हसन बसरी से टक्कर खा, और आशिक की नमूद ये है कि मजनू की हम तरी नसीब हो। ये गजल आपकी नजर करता हूं, बहुत फरमाइए। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं, दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते। आखिर आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं मैं। गालिब वजीफा पार हो दो शाह को दुआ, गालिब वजीफा पार हो दो शाह को दुआ। वो दिन गए के कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। एक वक्त की बात
बात है, मैं मकान बदलना चाहता था। चुनांचे इस सिलसिले में कई घर देखे। एक का दीवान खाना मुझे बहुत पसंद आया, मगर महल सरा देखने का मौका ना मिल सका। घर जाकर बेगम को महल सरा देखने के लिए भेजा। वो देखकर वापस आई तो बोली, अरे लोग बताते हैं उस मकान में बला रहती है। और मैं ये बोला, अरे तुमसे बढ़कर भी कोई और बला है इस दुनिया में? अब घर में मेरे और बेगम के अलावा थे वफादार और कल्लू। वफादार तुतलाती थी, लेकिन तुतलाती बहुत मीठा थी। लिखते रहते हैं, काम धंधा तो कुछ करते नहीं। और कल्लू काला था, लेकिन दिल का एकदम सफेद, एकदम साफ। अब घर में कोई और था नहीं, इसलिए वफादार को ही कभी बेटी मान लिया, कभी बहन, तो कभी मौसी, मामी, बुआ। हालांकि वफादार की आंखें मुझे मेरे अब्बू की आंखों का एहसास दिलाया करती, इसलिए वही मेरे पीने का सामान ऊपर के कमरे में ले जाया करती। अब माँ की तरह लगती तो पीने के लिए किसे कह पाता। लेकिन वफादार थी बड़ी चंचल। उसके हाथ से जब भी कोई कांच टूटता तो खुदा ये ग्लास ही टूटा हो। और कल्लू से याद आया कि गर्मियों के दिन और आम की बहार, मैं और मेरा दोस्त शायद कहीं बाहर से आया। मुझे याद नहीं कि वो कहां से था, और ये जरूरी भी नहीं कि वो कहां से था भी या नहीं, ये भी जरूरी नहीं। मैं और वो मेरे घर के दरवाजे। अब किसी की औलाद खुदा की मर्जी से नहीं, सिर्फ मौत से मरती है या मरती है उसके चाहने वाले है। पार्टी आई और मैंने काम को अंजाम देना शुरू किया। ये करने से पहले मैंने अपने दोस्त से पूछा, खाइए मियां? उन्होंने नाम है सर हिला दिया। मुझे लगा बाहर से है, आम नहीं खाते हो। लेकिन मुझे उनका जवाब बेहद पसंद आया, क्योंकि वैसे भी मुझे बंटवारा पसंद नहीं और आम में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मियां ने बहुत सारी और सारे जहां की बातें की, लेकिन मजाल है जो मैंने उनकी बात को काटा हो। मैं आम खाने और उसके छिलके गली में फेंकने में इतना मसरूफ था कि मैं सुन ही नहीं पाया कि कहां दाद देनी थी और कहां आह भरनी थी। मैं कुछ कहता इससे पहले कल्लू बोलता, हाँ मालिक, गधे ही आम नहीं खाते। मियां का गुस्सा सीधा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो वहीं से कल्लू पर तंज कसते हुए बोले, मिर्जा, वैसे तुमने देखा ये दिल्ली में गधे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं कुछ कहता उससे पहले कल्लू फिर बोल पड़ा, हाँ मालिक, पर मालूम पहले नहीं थे, अब कुछ ज्यादा ही आ गए हैं बाहर से। जूते वाले, हाँ भाई, अब उनका खर्च भी बढ़ा गया हो। ताबीज बनाकर तकिए में रखा है, अब कहीं जाकर मेरे दिल को करार आया है। कल्लू भी मुझसे अक्सर ये शिकायत किया करता था, मालिक, अरे मालिक, सही बोल रहे हो अल्लाह कसम, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, सही बोल रहे हो अल्लाह कसम। कल्लू को पूरा हक था मुझसे शिकायत करने, जैसे उन सब शायरों को है जो मुझे 30 या 25 या उनसे भी कम शेरों का शायर कहते हैं। देखिए जनाब, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशार में माने ना सही। मैं आपके ज़हन की कदर करता हूं कि आपने मुझे इसके काबिल भी समझा। जैसे एक वक्त पर महाजनों ने मुझे अपने हिसाब से रसूलदार मान लिया। एक वक्त था मैं घर में कैद था, कर्जे में चूर था, तो महाजनों ने यह फरमान जारी की, सुनो सुनो सुनो, किसी भी रसूलदार आदमी को उसके घर में जाकर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चलो, इसी बहाने ही सही इन्होंने मुझे रसूलदार तो समझा।
था। लेकिन हाँ, घर से बाहर कहीं नजर आए जैसे शराब की दुकान पर, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मखलूक का क्या थी, कुछ बन नहीं आती, आप अपना तमाशाई बन गया। रंजो जिल्लत से खुश होता, यानी मैंने अपने आप को अपना गैर तसव्वुर किया है। जो दुख मुझे पहुंचता है, कहता हूं लो गालिब के एक और जूती लगी। बड़ा इतराता था कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, फारसीदा हूं, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं। ले अब तू कर्जदारों को जवाब दे, कुछ तो उपसो, कुछ तो बोलो। बोले क्या? बेहया बेगैरत, कोठी से शराब, गंदी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरूख से आम, शराब से दाम कर्ज लिए जाता है, लिए जाता है। ये भी सोचा होता कि चुकाएगा कैसे। लो और वफादार बेगम की देखरेख का सारा जिम्मा उठाए। वो देख पाते कि आज मैं आपको बनने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? अरे जो भी हूं, मैं उसके कदमों, मैं उसे अपनी गोद में लूं और इंतजार करूंगा उस दिन का, जिस दिन वो मुझे अब्बा कहकर पुकारेगा। और मेरे कदमों के साथ कदम मिलाकर दिल्ली की गलियों में भी। अब रहो तो रहा कोई दिन हो, जाते हुए कहते हो कि कयामत को मिलेंगे। क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। तुम माहे शबे चार दम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई देरा। जरूर आता है जब आप किसी पर भी तंज कसने से बात नहीं आती। ये वक्त शायद वही था जब मैंने ज़ौक़ साहब की खिदमत में एक मिसरत तंज के तौर पर पढ़ा। ज़ौक़ साहब मेरी आंखों के सामने पालकी पर से गुजर रहे थे जब मैंने उनसे कहा, बना है शय का मुसाहिब, फिरे है इधर आता। अब मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने कहा, और कहूँगा भी क्यों नहीं। मेरे दिल में जो बात आती है अगर मैं उसे लिख सकता हूँ तो कहने में किस बात की, तो मैंने कह दी। लेकिन ज़ौक़ साहब को बात बहुत बुरी रही, लगनी भी चाहिए। हालांकि कासिम जहां के मिर्जा असदुल्ला बेग खान क्या है, उन्होंने ये बात जाकर अपने शागिर्द को बता दी। शागिर्द जो दिल्ली के बादशाह थे, यानी बहादुर शाह जफर साहब थे। और बादशाह सलामत ने सिर्फ इस बात को पुख्ता करने के लिए एक मुशायरा रखवाया। मुझे भी बुलाया गया। बहुत बहुत
गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अपरा जुस्तजू हमारी जेब को अब हाजते रफू। बहुत है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू। खतरनाक है, कहीं भी तुमको तुम्हारी औकात दिखा सकता है, समझे? मेरी बच गई आज, कल की कल देखेंगे। ज्यादा और कुछ नहीं होता। मुनस्सिर मरने के हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। मैं कुछ दिन के लिए कलकत्ता जा रहा हूं, कब तक लौटूंगा कुछ कह नहीं सकता। मुझे आपसे जोड़े रखा है। इस नए रंग को खुद पर ज्यादा हावी ना होने दीजिएगा। गली कासिम जहाँ में जो इज्जत आबरू बची है उसका भी ख्याल कीजिएगा। ये मुल्क एक मरकज़े खास है उन लोगों का जिनकी आस्थाएं मूर्तियों में है, जिनके लिए ये ज़ियारतगाह है। मेरे देश की मिट्टी को कई पीरों फकीरों ने अपनी शफाओं से नवाजा है। मेरे हिंदुस्तान की आबो हवा तो मुर्दों तक में रूह फूंक दे, मैं तो फिर भी जिंदा हूं। बहादुर शाह जफर साहब को रंगून दे कभी नहीं मरता। कई दिन हुए कि एक फकीर की खुश आवाज भी है और जमजमा परदास भी मेरी कोई गजल कहीं से लिखवा लाए। उसने वो कागज मुझको दिखाया, आप यकीन समझना कि मुझको रोना है। इस तरह नहीं जाना चाहिए था बेटा, मुझे जिंदान में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। काश तुमने मुझे खुद को जाहिर करने का मौका दिया हो। काश मैं तुम्हें बता पाता कि तुम्हारे रंग सिर्फ तुम्हारे रहे हैं। मुझ पे जो गाढ़ा रंग है वो तुम्हारा है। उस पे कोई दूसरा रंग अपना निशान तक नहीं छोड़ पाया, लेकिन तुम छोड़कर चली गई। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। जान दीदी हुई उसी की थी, जान दीदी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है
मिर्ज़ा, मिर्ज़ा सुनो, लिखते रहना, चाहे गम हो या गुबार, मगर लिखते रहना। ज़माना तुमसे उम्मीदें लगाए बैठा है मिर्ज़ा, तुम्हारी ज़रूरत है, बहुतों को तुमसे उम्मीदें हैं मिर्ज़ा, तुम्हें बहुतों का मुस्तकबिल बनना है। हर बार यही सोचकर तेरी चौखट से लौट आते हैं मेरे कदम कि अब क्या करूं गिला अपनी बेबसी का तुझसे। तू अगर है तो बचा ले आए दिन होने वाली वारदातों से आम इंसान को, बचा ले भूख से मरते मजलूम लोगों को, बचा ले अपनी कायनात को। फिर कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और तुझ पर भरोसा करने वाले का भरोसा अल्फाज से भी भरोसा उठ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़मीन कुरु का कुरुक्षेत्र करबला का मैदान जंग बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बस नाम रह जाए, तेरा नाम लेने वाला, तुझ पर यकीन करने वाला कोई ना रहे। तू एक बार फिर देख ले, तू देख ले तू क्या क्या कर सकता है, तू क्या क्या बदल सकता है, तू देख ले। तेरी चौखट से क्यों लौट आता हूं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें। आप सबसे गुजारिश करवा देते हैं। सबसे खूबसूरत लाइट्स को डिजाइन एंड ऑपरेट किया है आदित्य भारती ने, डायरेक्टर ब्रिज मोहन जी ने, उनके लिए जोरदार ताली। और उनके साथ इस नाटक में कोरस में जो खूबसूरत धुनें आप सुन रहे थे उन्हें गाया है करण मेहरा ने, शोभना शर्मा ने और मैंने यानी अंजलि शर्मा ने। लोकेश वर्मा। नोट, जो कि एक कश्मीरी अभिनय पक्ष में बेगम की भूमिका निभाई अनु ठाकुर ने। भूमिका में थे बलविंदर सिंह जी। बट नॉट द लीस्ट, इस नाटक के डायरेक्टर, इस नाटक को JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस नाटक यहाँ पेश करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। की मदद के बिना हम ये नाटक यहाँ नहीं पेश कर पाते, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। And the lead actor, you rock. You will be somewhere else. You will go places. And कहीं अगर आपको किसी भी तरह से, किसी भी छोटी सी भी तरीके से मैं कुछ कर सकूँ, मदद कर सकूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं गुजरात कटर से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में डेपुटेशन पे हूँ 1 साल से। और सच में मैंने नहीं उम्मीद की थी कि मैं जम्मू में ऐसा कुछ देख पाऊँगी। 1 घंटा मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। द म्यूजिक, द सिंगिंग, मेलोडियस, द एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। और डॉक्टर अभिषेक, आपको बहुत स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे कल ही फ़ोन किया एंड यू कुड इनवाइट मी फॉर दिस, वरना मैं मिस कर जाती। मैं वैसे कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, मगर उर्दू मैंने शौकिया सीखी। तो आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ गायब का कलाम आपने यहाँ बयान किया, खुद गालिब से जो आपने लिया, वो सब आई कुड रिलेट टू इट। सो नॉट ओनली वॉज इट अ प्लेजर, बट इट वॉज ऑल्सो मेमोरी लेन टाइप का हो गया मेरे लिए। आई होप दैट वी कैन सी समथिंग मोर फ्रॉम यू एंड यू मे गो प्लेसेस। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी ढेरों दुआएं, आप बहुत आगे बढ़ें, आगे जाएं और हमें ऐसे ही खूबसूरत परफॉर्मेंसेस से नमस्ते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोत्साहन के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ आप स्टेज पर ही रहें और हमारे आए हुए मेहमानों को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। करीब आइए, नहीं नजदीक से, नजदीक थोड़ा।
थोड़ा आगे आइए ना, थोड़ा सा प्लीज। सर इस तरफ, सर इस ये तो थोड़ी थैंक यू। प्लीज विलियम सर आप भी आगे प्लीज थोड़ा सा। हो गया। विलियम सर चुप रहे, आपके एक भारती है और आज यानी वर्ल्ड उर्दू डे पे हमने अभिनव थिएटर एकेडमी में नटराज नाट्य कुंज की ओर से एक नाटक प्रस्तुत किया जिसका नाम गालिब एट क्वारंटीन है। और इस नाटक में आज सारा रिजवी जी जो कि जम्मू की डीआईजी हैं वो यहाँ पर चीफ गेस्ट थी और इसे देखने आप सभी लोग भरपूर संख्या में आए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आई हुई सारी ऑडियंस का, हमारे चीफ गेस्ट का, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का, हमारी सारी की सारी टीम की ओर से, अभिनव थिएटर कल्चरल एकेडमी की ओर से बहुत 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 धन्यवाद। हाँ जी, नाटक तो मिर्ज़ा गालिब की लाइफ लेटर्स एंड पोइट्रीज़ के बारे में है जिनका बहुत 1 घंटे के समय में निष्कर्ष निकाला है अभिषेक भारती जी की डायरेक्शन में। हालांकि आप तो जान सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की जो लाइफ है वो बहुत बड़ी है, उनकी गज़लों का जो अगर मंथन किया जाए तो हर गज़ल में बहुत ही गहराई है। तो उसे हमने बहुत ही कन्फाइंड वे में सर की डायरेक्शन के अंडर पेश करने की कोशिश की है। उसे इस अंदाज में किया है कि इस प्ले को हमने म्यूज़िक का रूप दिया है, म्यूज़िकल प्ले है जो कि एक अलग फ्लेवर देता है। तो बहुत ही बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। उर्दू लैंग्वेज से वाकिफ़ हुए, मिर्ज़ा गालिब की जो लाइफ थी उससे वाकिफ़ होने का मौका मिला और बहुत